कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला बात करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। एक्चुअल में जब भी हम केमिस्ट्री में एनर्जी की बात करेंगे तो जो एनर्जी लग रही है वो कम से कम होनी चाहिए और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल कब होगा? जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम हो। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल है ना, और हाई नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। समझ में आया? नॉन मेटल क्लियर है ना? तो इसलिए हमारे एल्कलाई मेटल्स एंड alkaline earth metals tends to form ionic bond with chalcogens। समझते हैं ना? इनकी नेगेटिव में काफी ज्यादा होती है, चैल्कोजेंस एंड हेलोजेंस। बात समझ में आया? दूसरा एप्लीकेशन होता है इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, है ना? नेक्स्ट तीसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होगा? खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो X प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स
x नेगेटिव, तो फिर से वही है, नेगेटिव डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, है ना। तो लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर also depends upon bond dissociation energy, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। तो अकेले इसी फैक्टर से आंसर देना थोड़ा टफ है। क्लियर है? लिख लें। क्वेश्चंस किए आपने, होमवर्क दिया था जो मैंने, बन गए? हाँ, ज्यादा डाउट है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो है,
समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है, उससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। मैं 10-15-10-16 पे तो क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, तो उस हिसाब से आ जाया करो, है ना? कई बार ऐसा होता है कि सर बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, आज ही मैं खत्म करूंगा, ठीक है ना? बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन, चलें? लिख पाए? चलो नेक्स्ट। अब देखो जरा, नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी electronegativity is the tendency of an atom, electronegativity is the tendency of an atom to attract shared pair of electron, to attract shared pair of electron in a single covalent bond, in a single covalent bond, in a single covalent bond towards itself, towards itself, in a single covalent bond towards itself। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में अपनी साइड जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपनी साइड खींचने की टेंडेंसी या जितनी क्षमता होगी उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। यहां पर एक टर्म मैं सिखाता हूं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब बच्चों एक बात समझो, बहुत सारी स्केल्स आई जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया गया है ना, तो वैल्यूज दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो मानने वाली स्केल है वो है पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल। इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेटिव वैल्यू दिया, इसने क्या दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेटिव वैल्यू दिया। और यहां पर दिस स्केल इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा। बॉन्ड एनर्जी डेटा पर कैसे रिलेटेड है ये? जैसे उसने कहा XA माइनस XB, वैसे B को मेनली हाइड्रोजन लिया गया। B को कौन लिया गया? हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। इस पर हम मॉड भी ले सकते हैं, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डेल्टा। ये बात समझ में आ रही है? और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या होता है? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। तो जैसे डेल्टा ए बी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो डेल्टा ए बी क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस में थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू में बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। क्लियर? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू में बॉन्ड एनर्जी ऑफ
बीबी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, हमेशा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी से कैसी होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होने वाली है। थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, जैसे हम यहां पर लिखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ए बी का मतलब हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ए ए, इसका मतलब हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, इसका मतलब ऑफ बी बी बॉन्ड। क्लियर है? तो यहां पर ये बात है। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी का मतलब है ए का बॉन्ड एनर्जी रहा होगा, बीबी का बॉन्ड एनर्जी रहा होगा, ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड माने गए होंगे। ठीक है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड माने गए होंगे, इनका ज्योमेट्रिकल मीन ले लिया, ज्योमेट्रिकल मीन ले लिया तो वो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी मान लिया, दैट इज थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी। बॉन्ड एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी मेरे को 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने में लगेगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। ये बात समझ में आ रहा है? और यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो ये हटेगा, तो यहां पर ये हमारा डेल्टा ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये हमारा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बी। तो यहां पर एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर 0.208 अंडर रूट डेल्टा ए बी। यहां पर ये डेटा कब लगाएंगे हम, जब बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी हमें किस में दे रखा होगा, किलो कैलोरी पर मोल में, और एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.102 अंडर रूट में डेल्टा ए बी। ये हमारा बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल पर मोल आ पा रहा है, समझ गए? अब पता है पॉलिंग ने सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपनी अपनी वैल्यूज दिया इस मेथड से कंपेयर करके या इस मेथड को यूज करके। तो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का 4.0, उसके बाद ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन इन दोनों का बराबर आया, है ना, नाइट्रोजन और क्लोरीन का बराबर दैट इज 3.0, और क्लोरीन का भी 3.0। लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ये बात समझ में आया? ब्रोमीन आने के बाद फिर कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ये दोनों सेम, CSI, तीनों कैसे आते हैं, ये सेम, और ये तीनों की करीब करीब 2.5 होती है ना। उसके बाद फोस्फोरस, फोस्फोरस कितना होता है, 2.15। उसके बाद हाइड्रोजन, ये कितना होता है, 2.1। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होंगी किस पर, पॉलिंग स्केल पर। बात समझ में आया? किस पर, पॉलिंग स्केल पर। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मैंने पहले भी लिखवा रखा है आपको, है ना, लिख लें। थोड़ा जल्दी, दस 15 तक आ जाओ, है ना।
थोड़ा जल्दी लिखो। नहीं, ब्रोमीन मैंने लिखा नहीं है। हाँ 2.8 के करीब। लिख लिया? चलें? नेक्स्ट, तो ये तो हुआ पॉलिंग स्केल की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नहीं लिखा है क्या? लिख लिया? देखो इधर सेकंड स्केल है बच्चों मुलेकंस स्केल। तो मुलेकंस स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अलग तरीके से डिफाइन किया। लिखो, पॉलिंग स्केल किस पर बेस्ड थी? बॉन्ड एनर्जी डेटा। मुलेकंस ने क्या कहा? लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, according to this scale, electronegativity of element is equal to average value of electron affinity and ionization energy of element. When these energies are taken in electron volt per atom, next line लिखो, this scale suffers limitation because electron gain enthalpy
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of all elements were not known experimentally, were not known experimentally। देखें जरा, जैसे मोलेकन स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात सीखते हैं। मोलेकन स्केल, जो पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है ना सेम एलिमेंट के लिए, वो मोलेकन स्केल पर जो आएगा उसका 2.8 से डिवाइड, ये रिलेशन होता है पॉलिंग स्केल और मोलेकन स्केल में, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे को इसी फॉर्मूले को पॉलिंग स्केल के लिए लगाना हो, मतलब सेम एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे दो स्केल डिफाइन कर दिया ना, तो मोलेकन स्केल से भी निकाल रहा हूं, पॉलिंग स्केल से भी निकाल रहा हूं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 इंटू 2.8, तो ये पॉलिंग स्केल के लिए निकल आएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 23.1 किलो किलो कैलोरी पर एटम, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96.48 किलोजूल पर एटम। तो अगर कभी इनमें दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल के ये एंड में कन्वर्ट कर देना। बात समझ में आया? समझ गए ना? लिख लें। नहीं, एटम पर एटम ही है। हाँ तो ठीक है ना, तो यहाँ पर भी तो एटम ही है। लेकिन सबसे एक्यूरेट स्केल कौन सा है? पॉलिंग। लेकिन वो पता है क्या करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देगा और कहेगा कि पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। समझ में आ रहा है? तो हमें तो लगेगा कि यार वही फॉर्मूला तो मोलेकन स्केल के लिए था, लेकिन वही फॉर्मूला हम किसके लिए लगा सकते हैं? पॉलिंग। या फिर आप मोलेकन स्केल पे निकाल लो, ये रिलेशन यूज कर लेना। क्लियर है ना? चलें। लिख लिया होगा। नेक्स्ट एक स्केल और होती है बच्चों, एलरेड स्केल। लिखो एक लाइन। लिखो this scale considered
force of attraction, considered force of attraction between nucleus and electron at the periphery. Periphery मतलब boundary. At the periphery as the factor for electronegativity. As the factor for electronegativity. देखो इधर X electronegativity according to L-Rao-Rachov scale 0.359 Z effective अपॉन में R कोवेलेंट का स्क्वायर. R कोवेलेंट का स्क्वायर मतलब कोवेलेंट रेडियस वही पेरीफेरी है ना, और ये Z इफेक्टिव बैलेंस वो पेरीफेरी वाले बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन का. समझ में आ रहा है? तीनों ने अलग अलग फैक्टर माना. पहले पॉलिंग ने बॉन्ड एनर्जी माना, दूसरे ने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माना, तीसरे ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज द फैक्टर. पता है आपको पॉलिंग स्केल इक्वल टू L-Rao-Rachov स्केल प्लस 0.744. तो अगर हम बात करते हैं सेम एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा मोलिकन स्केल, उसके बाद पॉलिंग स्केल, उसके बाद L-Rao-Rachov स्केल. ये सेम एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा. समझ गए ना? लिख लें. चलें नेक्स्ट. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इन फैक्टर्स के लिए हम एक बात याद रख सकते हैं क्या, कि जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. एक लाइन लिखें. देखो पहला लिखो पॉजिटिव चार्ज. पहला लिखो पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज लिखो एज पॉजिटिव चार्ज, एज पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव ऑन कैटायन इंक्रीजेस. Z effective on cation increases. In this way, electronegativity value of cation is more than parent atom, and electronegativity value of anion is always less than parent atom. क्लियर है? समझ पा रहे हैं? देखो जरा, जैसे ये लेड है तो लेड +2 और लेड +4 सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है. ये तो हमने सीखा है. जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Fe+2 और Fe+3, तो Fe+3
अगर हम बात करते हैं Sn+2 Sn+4, अगर हम बात करते हैं आयोडीन I पॉजिटिव I माइनस, माइनस का काम पॉजिटिव का ज्यादा। क्लियर है? कुल मिलाकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। समझ गए? लिख लें। चले, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम और सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड, नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम और सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम और सब्स्टिट्यूएंट लिखो। when surrounding atom is more electronegative than central atom, then it will create positive charge on central atom. Positive charge on central atom. Electronegativity value of central atom increases. Electronegativity value of central atom increases due to having positive charge on it. Due to having positive charge on it. Due to having positive charge on it. देखें जरा बच्चों, जैसे मेरे पास एक लिखा है CH4, इस केस में तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, और एक लिखा है मेरे पास CCl4। तो अगर आपसे पूछा जाए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, CCl4 वाले की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। क्लियर है? सेम इसी तरीके से एक लिखा है मेरे पास CF4 और एक लिखा है मेरे पास CCl4। ये हमारा पॉजिटिव ज्यादा आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये कम आएगा। लिख लें। थर्ड पॉइंट, percentage as character of hybrid orbitals. Percentage as character of hybrid orbitals. हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत तो जानते ही हम, है ना, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे मान लो एक सेम एटम है, एक बार उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, एक बार sp2 है, और एक बार, वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग में तो पूरे 2 लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन पर ही बात करेंगे हम, लेकिन इतना तो समझते होंगे ना कि sp sp2 sp3। इसमें अगर हम बात, सेम एटम है, एटम कैसा है, सेम, तो यहां पर इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर एस है 1, टोटल है 2 इंटू 100, 50%। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33,
यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। तो बच्चों ये आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? अभी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात हम नहीं करेंगे। क्लियर है ना? ये समझते हैं ना? लिख लें। चलें नेक्स्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सीखना है अब हमको। पहला लिखो, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड लिखो। एक्सपेरिमेंटली it has been observed that no chemical bond is 100% ionic, or 100% covalent. 100% ionic or 100% covalent. All chemical bonds are intermediate of ionic and covalent bond. Chemical bond. Nature of chemical bond can be predicted by, can be calculated by predicting electronegativity, can be predicted by calculating electronegativity difference of bonded atoms as follows. Electronegativity difference of bonded atoms as follows. बच्चों, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कोई भी बॉन्ड परफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। आयनिक बॉन्ड में भी थोड़ा बहुत शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आता है। जैसे HCl हो गया तो आयनिक कैरेक्टर है ना। जैसे अभी मैं आगे बॉन्डिंग में सिखाऊंगा आपको कि HCl के अंदर 17% आयनिक कैरेक्टर होता है। तो 17% आयनिक कैरेक्टर होगा तो इस पर प्लस का 0.17 आता है, इस पर माइनस का 0.17 आ जाएगा चार्ज। पूरा इलेक्ट्रॉन खिसक जाता तो +1 -1 आता, दैट इज कंप्लीटली आयनिक। तो कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर कितना आ रहा है? 17%, उतना ही चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से कोई भी केमिकल बॉन्ड परफेक्टली आयनिक और परफेक्टली कोवेलेंट है ही नहीं। आप कहोगे सर H2, उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तब भी नहीं होगा। H2 में अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको, लंदन फोर्स आ जाता है। लंदन फोर्स के कारण डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा बॉन्ड कैसा है? तो ये एक इक्वेशन आया, दैट इज हेने एंड स्मिथ इक्वेशन। एंड स्मिथ इक्वेशन क्या दिया इसने?
परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड लगा दिया प्लस माइनस के चक्कर में। अब यहां पर ये क्वेश्चन आया, तो अगर हमारा XA माइनस XB की वैल्यू 2.1 आती है पॉलिंग स्केल पर, पॉलिंग स्केल समझ गए अब, और XA माइनस XB की वैल्यू 1.7 आती है किस पर, मुलेकन स्केल पर, देन गिवन बॉन्ड इज करेक्ट 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। बात समझ में आ रही है? हमको पॉलिंग स्केल पर ही रखेंगे हम इसमें। बात समझ में आया? किस में रखेंगे? पॉलिंग स्केल में। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा पाते हैं तो करेक्ट 50 आएगा। 2.1 रखा तो ये आ गया 33.6 और 2.1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 4.4 के करीब। तो 4.4 इंटू 3.5 16-17 ही होगा। समझ में आता है? तो करेक्ट 50 आएगा। क्लियर है? अब अगर XA माइनस XB ग्रेटर देन 2.1 आता है, देन गिवन बॉन्ड इज predominantly आयनिक। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया तो आयनिक हो जाएगा XA माइनस XB लेस देन 2.1। प्रीडोमिनेंटली 50% से ज्यादा पर हम कह देंगे कि वो उसमें आयनिक ज्यादा है। समझ में आ रहा है? करेक्ट 50% के लिए मैंने लिख दिया। लिखेंगे
सारी कहानी क्या है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, बिहेवियर ऑफ compound in H2O, behavior of compound in H2O, behavior of compound in H2O having OH linkage, behavior of compound in H2O having OH linkage, compound in H2O having OH linkage। तो बच्चों देखना जरा, अब जैसे मान लो कोई बॉन्ड बना XOH, ये लॉजिकली समझना, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें इंटरमीडिएट है, मतलब बीच में है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1। अगर X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा आया, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा आया, इसका मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना मतलब अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की ताकत ज्यादा होना। फ्लोरीन को देख लो, तो क्या होगा कि यहां पर X अपना इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देगा, तो फिर किसको देना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, तो यहां से ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तो अगर ये टूट जाएगा तो कंपाउंड किसका काम करेगा? एसिड का, क्योंकि H पॉजिटिव दिया पानी में। ये बात समझ में आ रहा है? और इसी का उल्टा किया, ये अगर 2.1 से कम है तो कंपाउंड किसका काम करेगा? बेस का, OH दे देगा। ये बात समझ में आया? तो यहां पर अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, ये ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अगर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू अगर हमारी ज्यादा आई, तो ये हमारा जो X है यहां पर तो ये फिक्स है, ये वैल्यू कितनी आएगी? 1.4। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनका 1.4 से ज्यादा आता है, इसका मतलब X कैसा होगा? हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अरे तभी तो ये 3.5 है ना, ये 3.5 है और ये 1.4 से बड़ा आ रहा है, 1.4 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा हो गया ना। अरे बोलो, अगर ये ज्यादा मतलब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इधर ही से जाएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहीं से आसानी से टूटेगा। तो मैं क्या कहूंगा? कंपाउंड विल एक्ट एज बेस। बोलो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ये हो गया। तो अब इस केस में अगर हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एक मिनट पहले, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, ये वैल्यू अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, मान लो तो 1.4 से ज्यादा, तो 1.6 आया मान लेते हैं, ठीक है। 1.6 आया तो इसका मतलब है 2.1 से कम होगा, हाँ, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। ये मान लो कम आया मतलब ये 2.1 से बड़ा है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है ये 2.5 है मान लेते हैं, तो ये 1 ही आएगा और ये 1.4 आ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ कष्ट ज्यादा है ना। यहां पर नहीं, ये हमारा यार ये 1.4 आ रहा है ना, और ये मान लो 1 आया, ये अगर 1 आया इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना हाइड्रोजन से, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं तोड़ने देगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, तो कंपाउंड विल एक्ट एज एसिड। क्लियर है? कुल मिलाकर इससे आसानी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, ये थैलियम OH है, थैलियम इज मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो काफी कम होगी,
ये हमारा 3.5 होगा, ये हमारा 2.1 होगा, ये लेसर देन 2.1 होगा, तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। तो ClOH ये नॉन मेटल, बोलो, तो ग्रेटर देन 2.1। सोचो ये 3 होता है ना, तो ये 0.5 आएगा, ये 1.4 आएगा, तो ये हमारा 0.5 आ रहा है, या मतलब ये वाला केस बन रहा है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये किसका काम करेगा? अरे क्लियर है? तो अगर ये मेटल है तो बेस का काम करेगा। और आप तो बहुत इजी लैंग्वेज में ऐसे समझो, ऑक्सीजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन उससे निकालने की जरूरत पड़ेगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हाइड्रोजन की 2.1 है, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उससे निकाल लेगा, तो बेस का काम कर लेगा, दैट इज मेटल। क्लियर है? लिख लें। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ऐसे लिखते हैं तो, है ना। चलें, लिख लिया। नेक्स्ट, रिलेटिव रिडक्शन, रिलेटिव रिडक्शन, रिलेटिव रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर सॉल्वेंट लाइक पानी, लाइक पानी मतलब वाटर। देखो एक चार्ज लिखा है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। Q1 Q2 ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, समझना मेरी बात को। जैसे एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है बच्चों। एल्कोहल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 होता है, और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 82 होता है। ठीक है, अब मान लो मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। मोर पोलर का समझते हैं, चार्जेस का डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, चार्ज ज्यादा आएगा, तो उसको मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर मुझे डिक्रीज करना है
तो मुझे ऐसे सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को वीक करेगा और उसे क्या करेगा, सॉल्युबल। आपने डेफिनेशन सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, वो यही फैक्टर होता है। समझ गए क्या कहा, देखो ये चलें, लिखो एक लाइन, more polar covalent bond ब्रैकेट में लिखना, with more electronegativity difference gets more weaker in polar solvent with high dielectric constant। समझ पा रहे हैं, in polar solvent with high dielectric constant, then less polar covalent bond, ब्रैकेट में लिख लेना, with less electronegativity difference नेक्स्ट लिखो बच्चों, dissolution of any compound in water, dissolution of any compound in water देखो, जैसे किसी कंपाउंड को पानी में अगर डिसॉल्व करना है तो वो कब डिसॉल्व होना चाहेगा, जब पानी के साथ वो रहना पसंद करेगा, तो जब पानी के साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, यही तो होगा। तो यहां पर इफ सॉल्यूट सॉल्वेंट interaction is greater than solute and solvent interaction। समझ पा रहे हो ना सब कुछ क्या चल रहा है। देन गिवन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल, लॉजिकली भी सही है, जिसमें हम डाल रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तभी तो उसमें घुलेगा, नहीं तो कैसे घुल जाएगा। बात समझ में आया, लिखो ये
लिख लिया? एक लाइन लिखो, इन जनरल ionic compounds are water soluble, and covalent compounds are water insoluble, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। बात समझ में आया? जनरल केस तो यही होता है। लिखो एक लाइन नीचे, डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। देखो जरा, इफ अब आयनिक कंपाउंड्स में भी कौन से सॉल्युबल होंगे, कौन से नहीं होंगे? इफ लैटाइस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, ये अभी सिखाऊंगा मैं, दोनों चीजें सिखाने वाला हूं। लेसर देन हाइड्रेशन एनर्जी, देन ionic compound is water soluble। बोले? और अगर इसका उल्टा हो गया, then water insoluble और sparingly soluble, बच्चों एक बात समझो, यहां थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। कोई आयनिक सॉल्ट है, सॉलिड, उसको तोड़ने के लिए, 1 मोल तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, डेट इज लेटाइस एनर्जी। समझ में आया? लेटाइस एनर्जी लगनी है, फिर वो आयंस में टूट गया, आयंस में टूटने के बाद में गैसियस फॉर्म में है, अभी पानी में घुलेगा तो एक्वस फॉर्म में जाएगा, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी रिलीज वाली ज्यादा होनी चाहिए लगने से, तो बढ़िया डिसॉल्व हो जाएगा, और जो एनर्जी लग रही है अगर वो ज्यादा है नहीं हो पाएगा, तो वही लिखा हुआ है। क्लियर है? लिखेंगे? हाँ, स्पेरिंगली मतलब अगर होगा भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में। कई बार वर्ड यूज किया जाता है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। चलें? लिखो लेटाइस एनर्जी, amount of energy required to break
1 mole to break 1 mole of ionic solid lattice to break 1 mole of ionic solid lattice into its gaseous cation and anion is named as lattice energy and vice versa. मतलब लैटाइस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अब वो डिपेंड करेगा. जैसे मान लो NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड के 1 मोल को Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस इसको तोड़ना है अगर, तो यहां पर एनर्जी लगेगी. और अगर Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस इसका NaCl सॉलिड का 1 मोल बनाना है तो एनर्जी रिलीज होगी. बस ठीक है, समझ पा रहे हैं, है ना. यहां पर जो लैटाइस एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन अपॉन में रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. समझ में आ रहा है. ये लैटाइस एनर्जी का फॉर्मूला होता है. और लैटाइस एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन अपॉन में चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन चार्ज ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. क्लियर है, समझ गए. लिखेंगे लिख लिया. तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है, लैटाइस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. पहला चार्ज ऑफ आयंस, चार्ज ऑफ आयंस. दूसरा साइज, साइज से पैकिंग कांस्टेंट. इसको K को पैकिंग कांस्टेंट कहा जाता है. K को क्या कहा जाता है, पैकिंग कांस्टेंट. लेकिन इसकी हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बेस्ड होता है. ये कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड, है ना. ये होता है. जैसे कि क्वेश्चन समझ लो लैटाइस एनर्जी के कैसे बनेंगे. जैसे मेरे पास लिखा है NaF MgF2 और AlF3. चार्ज फैक्टर हमेशा डोमिनेटिंग होगा साइज फैक्टर के. ये बात समझ में आ रहा है. ये हमारा +1 है, -1 है, +2, तो ये आ जाएगा. क्लियर है. साइज देखेंगे ही नहीं, चार्ज अगर वेरी कर रहा है तो. सेम LiF, Li2O
और Li3n। तो यहां पर +1 -1 -2 +1 -3 ये आ जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे पास लिखा है LiF NaF KF RBF और CSF। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, मेनली आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही हम डिफाइन करने वाले हैं लैटाइस एनर्जी को। साइज तो सेम है, वो चार्ज तो सेम है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यहां पर लिख देता हूं लैटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और लैटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, LiF का सबसे ज्यादा। ये बात समझ में आ गया, बोलो। इसी तरीके से जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ होता KF KCl KBr और KI, यहां पर भी अगर हम, ये चार्ज तो सबको समझ में आता होगा, एल्कलाइन मेटल्स वगैरह पर +1 -1, तो यहां पर ये है ना। और चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स साइज फैक्टर, ठीक है, समझ गए ना। चल क्या वो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में 5 वैल्यू से होता है, वो भी आगे सीखेंगे। क्लियर चल रहा है ये, समझ गए। नेक्स्ट लिखो हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी लिख लिया ना सभी ने, हाइड्रेशन एनर्जी लिखो डेफिनेशन। हाइड्रेशन एनर्जी डेफिनेशन लिखो, amount of energy released when 1 mole of gaseous cation and anion, when 1 mole of gaseous cation and anion are completely dissolved in water, it always carry negative sign, देखो जरा, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है Na पॉजिटिव गैस, ठीक है, 1 मोल है ये। अब ये हमारा पानी में डिसॉल्व हुआ,
किस में डिसॉल्व हुआ? पानी में। तो H2O लिक्विड, ये आ जाएगा Na पॉजिटिव H2O, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर Na पॉजिटिव एक्वस। बोलो Cl नेगेटिव गैस, और Cl नेगेटिव गैस। चलो ये तो कोई बात नहीं है, इंटरेक्शन नए नए बन रहे हैं तो एनर्जी, हाँ सॉरी, Cl नेगेटिव एक्वस, इंटरेक्शन नए नए बन रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हम देखते हैं तो साइज जनरली कैटायन का कम होगा, एनायन का ज्यादा होगा। चार्ज तो दोनों पे सेम है, मान लो NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो ये +1 -1 दोनों सेम ही हो गए चार्ज। तो वॉल्यूम किसका कम है? कैटायन का। तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई? कैटायन की। तो हाइड्रेशन एनर्जी कौन ज्यादा रिलीज करेगा? कैटायन। ये बात समझ में आया? तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन इज मोर देन एनायन। आप यहां पर एक बात और समझें बच्चों, एक बात और समझना है यहां। क्या? हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे मान लो NaCl ही पानी में डाला है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ओवरऑल बराबर क्या लिखा जाएगा? डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl नेगेटिव। लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा हाइड्रेशन एनर्जी में? कैटायन। अरे बोलो यार, आया समझ? पता है आपको, जैसे मान लो एक लिया मैंने Na पॉजिटिव, समझना, और एक लिया मैंने Li पॉजिटिव। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये होता है पानी की लेयर, है ना, ऐसे लेयर ये चढ़ गई। और लिथियम पर अगर हम बात करते हैं, लिथियम चार्ज डेंसिटी Na पॉजिटिव और Li पॉजिटिव में किसकी ज्यादा होगी? चार्ज तो सेम है, वॉल्यूम लिथियम का कम, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। बोलो, तो हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज डेंसिटी अगर इसकी ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी की ज्यादा। बोलो, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब पता है क्या है? ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा कि हमारे साथ में कनेक्टेड होंगे, इंटरेक्शन ज्यादा हुआ होगा, तभी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे 3 लाइन बनाई है, यहाँ 4 बनाई है। पता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे गैसियस फेज में। गैसियस फेज में होंगे तो साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। लेकिन एक्वस में अगर पूछा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। एक्वस में अगर पूछा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये आया, समझ गए? तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मतलब पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा, तो Li पॉजिटिव पानी के साथ मिलकर बहुत बड़ा हो जाता है। कल सिखाया था रिड्यूसिंग पावर, उसमें लिथियम को सबसे आगे रखा था ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, यही लिखा था हमने। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि बहुत छोटा होता है लिथियम, तो बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी है उसकी। चार्ज डेंसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो पानी के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा करेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। समझ में आया? कई सारे पानी के लेयर्स उसके साथ में चलेंगे।
इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता था F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और एक्वस में उल्टा हो जाएगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं? लिख लें। चलो इतना ही रख पाएंगे आज, है ना?